हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे प्रिजर्वेटिव्स को, और साथ ही साथ आज इसका लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पहले वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे उन्हें देखिए। पुराने वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करोगे तभी पूरे लेक्चर समझ में आएंगे। साथ ही साथ जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं उन सभी के नोट्स आपको हमारे कटारिया फार्मेसी के ऐप पे देखने को मिलेंगे, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो वो भी आप जाकर चेक करो। उस ऐप पर आपको सभी सेमेस्टर के नोट्स वगैरह और काफी अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जो आपकी फार्मेसी की जर्नी में काफी हेल्प करने वाले हैं। और ये सारे कोर्सेज और नोट्स वगैरह काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में है, तो आप उन्हें जाकर जरूर से चेक करो। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारे प्रिजर्वेटिव्स के लास्ट पार्ट के बारे में। तो प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो हमारी मेडिसिन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर्स में इसकी सारी चीजें पढ़ ली। अब आता है इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब इसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, ताकि उस चीज को हम एज ए प्रिजर्वेटिव यूज कर सके। चलिए उन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि सिलेक्शन क्राइटेरिया आर दी रिक्वायरमेंट्स, वो जरूरतें होती है जो एक प्रिजर्वेटिव के अंदर होनी ही होनी चाहिए या उस सब्सटेंस में होनी होनी चाहिए, अगर हम उसे एज ए प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं तो, है ना। आगे देखेंगे संरक्षक के चयन के लिए आवश्यक गुणों को चयन मानदंड कहते हैं, यानी सिलेक्शन क्राइटेरिया के पॉइंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी सब्सटेंस को एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करने के लिए, है ना। अब वो रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी है उन सभी को हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले है वो सेफ होना चाहिए और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, यानी जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं वो एकदम सुरक्षित होना चाहिए, साथ ही साथ नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। इसका मतलब उसके अंदर कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, या जब हमारे ड्रग के साथ उसे यूज करें तो उसमें टॉक्सिन सब्सटेंस का यूज ना हो, यानी टॉक्सिन सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना हो बेसिकली, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इफेक्टिव एट लो कंसंट्रेशन, यानी हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था ना कि अगर उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उसकी पावर ज्यादा होगी, तो कम अमाउंट भी उसका ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, यानी कम क्वांटिटी भी ज्यादा पावरफुल रहेगी। तो ऐसी क्वालिटी उसमें होनी चाहिए कि उसके छोटे अमाउंट के अंदर भी उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा हो और छोटा अमाउंट यूज करके हम ज्यादा काम ले सके। चलिए आगे देखेंगे। स्टेबल रहना चाहिए, यानी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, और ड्रग के साथ उसकी स्टेबिलिटी अच्छी रहनी चाहिए ताकि वो इधर उधर ना हो, और साथ ही साथ हमारे ड्रग को भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाए। मतलब जैसे लाइट से रेजिस्टेंस होना चाहिए, हीट से रेजिस्टेंस होना चाहिए, और साथ ही साथ टेम्परेचर से भी उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये चीजें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। इसके बाद देखेंगे कंपेटिबल होना चाहिए, यानी हमारे ड्रग के साथ कंपेटिबल होना चाहिए, यानी ड्रग और उसकी सुटेबिलिटी अच्छी हो, एक दूसरे के साथ रिएक्शन ना करे और एक साथ स्टेबल रहे, ये चीज उसमें होनी चाहिए। वाइड एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, यानी उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो बहुत बड़े बैक्टीरिया की कॉलोनी को भी आसानी से नष्ट कर सके, और बैक्टीरिया को हमारे ड्रग के अंदर ना दे, उसकी ग्रोथ को रोक दे, और हमारे ड्रग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाए। ये बेसिक सारी चीजें उसमें होनी ही होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें आता है, यानी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा महंगा आप यूज करो और ड्रग की कॉस्टिंग इससे बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिकली भी ये एकदम सुटेबल रहना चाहिए, लो कॉस्ट पे हमको अवेलेबल रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मेमोरी ट्रिक, आप इसको याद कैसे रखोगे? इन वर्ड से डायरेक्ट। सेफ रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और कंपेटेबल रहना चाहिए। ये मेजर मेजर पॉइंट्स है जो आप मेमोरी ट्रिक के रूप में याद रख सकते हो, है ना। कंपेटेबल मतलब उसके साथ सुटेबल रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे इसके एप्लीकेशंस ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इन डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स, यानी जो अलग अलग डोजेज फॉर्म्स होती है हमारे, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड, इन डोजेज अलग अलग फॉर्म्स में हमारे प्रिजर्वेटिव्स का क्या यूज होता है उसको अब डिटेल में देखते हैं। चलिए देखेंगे। ओरल प्रिपरेशंस, यानी ऐसी प्रिपरेशंस, ऐसे फॉर्मुलेशंस जिनको हम ओरली यानी माउथ से इनटेक करते हैं या मुंह के जरिए इन दवाओं को हम लेते हैं। उसका एग्जांपल कौन कौन सा है? हमारे सिरप्स होते हैं और हमारे सस्पेंशंस, यानी हमारे निलंबन होते हैं। इनके अंदर हमारे ओरल प्रिपरेशंस के अंदर प्रिजर्वेटिव्स का यूज होता है। किन किन में होता है? एक तो हमारे सिरप्स में और एक हमारे सस्पेंशंस में। चलिए आगे देखते हैं। पेरेंटल प्रिपरेशंस कौन सी होती है? जो हमारे इंजेक्शन से हमें दी जाती है,
और एक तरीके से वेन्स वगैरह में डायरेक्टली दी जाती है। तो इनका एग्जांपल है हमारे मल्टी डोज इंजेक्शंस, यानी जो इंजेक्शंस वगैरह यूज होती है, जो इंजेक्टेबल आइटम्स होते हैं, वो सभी हमारे पेरेंटल प्रिपरेशंस का एग्जांपल होते हैं और इन सभी के अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती है, जो हमारी आई ड्रॉप्स के अंदर यूज की जाती है ना। इसके बाद देखेंगे हमारे टॉपिकल प्रिपरेशन, जो आउटर लेयर यानी हमारी स्किन पे अप्लाई हम लोग करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, हमारी क्रीम्स है और हमारे ऑइंटमेंट्स है, यानी एक तरीके से बिटाडीन होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे अगला है हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, यानी जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हो या बायोलॉजी के रिलेटेड जो होते हैं, उनके अंदर है हमारी वैक्सीन्स। वैक्सीन्स मेनली थेरेप्यूटिक यूज में यूज की जाती है, इसीलिए वैक्सीन्स के अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स का बहुत यूज होता है। आगे देखेंगे हम लोग, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, ओरल होते हैं यानी माउथ के द्वारा, इंजेक्शंस में होता है, आई के अंदर आई ड्रॉप से, स्किन के अंदर हमारे टॉपिकल प्रिपरेशंस और वैक्सीन्स के हमारे अंदर बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, है ना। इसके बाद हम देखेंगे ये इसकी समरी, यानी आज का टॉपिक कंप्लीट कर लिए, अब थोड़ा समरी इनकी देख लेते हैं कि क्या क्या आज हमने पढ़ा, है ना। प्रिजर्वेटिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, यानी जब फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की जाती है ड्रग्स वगैरह की, तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स का यूज काफी जरूरी होता है। दे प्रिवेंट माइक्रोबायोलॉजिकल या माइक्रोबियल ग्रोथ, इसका मतलब एंड इंक्रीज शेल्फ लाइफ। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, उनकी कॉलोनीज को खत्म कर देते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट या ड्रग होता है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, उसके लाइफ स्पैन को बढ़ा देते हैं। दे प्रोटेक्ट मेडिसिन फ्रॉम कंटेमिनेशन, यानी हमारे जो ड्रग है उसको खराब होने से भी रोकते हैं। डिफरेंट टाइप्स इंक्लूड, अलग अलग टाइप कौन से होते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, एंटीऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव्स एंड हमारे चीलेटिंग एजेंट्स, ये कुछ टाइप्स के प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। प्रॉपर सिलेक्शन इंश्योर सेफ्टी, अगर हम सही प्रिजर्वेटिव का सिलेक्शन करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, वो स्टेबल रहना चाहिए और ज्यादा इफेक्टिव रहना चाहिए, पावर ज्यादा होनी चाहिए, और मेडिसिन के अंदर हम इसको यूज करते हैं। इसके बाद देखेंगे, ये समरी थी, ये हमारे प्रिजर्वेटिव्स की पूरी समरी थी जो हमने देख ली है। अब ये चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये लेक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस लेक्चर में अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे जो होल चैप्टर, जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, उसका एक क्विक और शॉर्ट रिवीजन, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से रिकॉल हो जाए और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं शॉर्ट रिवीजन नोट्स जो हमने बनाए हैं कटारिया फार्मेसी की ओर से आपके लिए। सबसे पहले देखेंगे चैप्टर की स्टार्टिंग, फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, जो हमारे ड्रग के साथ जुड़कर ड्रग की एफिकेसी को बढ़ाते हैं। डायरेक्टली ड्रग की तरह काम नहीं करते, पर ड्रग की हेल्प करते हैं, है ना। सब्सटेंसेस व्हिच हैव नो थेरेप्यूटिक एक्शन यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, यानी थेरेप्यूटिक एक्शन नहीं होता, इसका मतलब ये डिजीज को ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन ड्रग की हेल्प करते हैं डिजीज को ट्रीट करने के अंदर। पर्पस क्या होता है, ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ाना, ड्रग की अपीयरेंस बढ़ाना ताकि वो सही दिखे, और उसका टेस्ट बेटर बनाना ताकि उसको लेने में आसानी हो। इसके एग्जांपल्स है जैसे हमारा कलर, फ्लेवर और स्वीटनर जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये सभी इसके टाइप होते हैं। अब अगला है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स कौन से होते हैं, जो हमारे सेंसरी जो टाइप्स होते हैं, जैसे हमारे सेंसर्स जो होते हैं, जितने भी आई, ईयर, नोज वगैरह, इन सेंसेस के प्रति जो एजेंट्स काम करते हैं उन्हीं को हम ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स कहते हैं, है ना। इंप्रूव सेंसरी प्रॉपर्टीज, हमारी सेंसरी प्रॉपर्टीज को बेटर करते हैं, जैसे हमारा टेस्ट हो गया, आईज के लिए कलर हो गया, नोज के लिए स्मेल या ऑडर हो गया, और देखने के लिए अपीयरेंस भी हमारी आई के लिए ही होती है। तो इन चीजों को इंप्रूव करते हैं किसी भी ड्रग के अंदर, है ना। मास्क बैड टेस्ट, यानी जो बुरा टेस्ट होता है दवाई का उसको छिपा देते हैं, और एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी पेशेंट ज्यादा से ज्यादा दवा लेने के लिए एक्सेप्ट करे उस चीज को। इंक्रीज कंप्लायंस, यानी पेशेंट के लिए ड्रग को सुटेबल बना देते हैं। फर्स्ट आता है इसके अंदर हमारा कलरिंग एजेंट्स, है ना, हमने पढ़ा था। तो डेफिनेशन देखेंगे, गिव कलर टू मेडिसिन, मेडिसिन को कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। और मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं, एक तो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, अलग अलग कलर से हम किसी भी ड्रग के अलग अलग एमजी या स्ट्रेंथ को पहचान सकते हैं कि ये 100 एमजी की टेबलेट येलो कलर की है और 250 एमजी की टेबलेट हमारी ऑरेंज कलर की है, इस तरीके से, है ना। दिखने में अच्छा बनाता है ड्रग को, और उसका जो ड्रग का कलर होता है उसको छिपा लेता है। जो मेन ड्रग का कलर होता है वो दिखने में इतना अच्छा नहीं होता, तो इसलिए कलरिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। नेचुरल जो होते हैं कलरिंग एजेंट्स, उसके अंदर आता है हमारा क्लोरोफिल, कैरामेल और हमारा सैफरन जो ऑरेंज कलर
देता है। सिंथेटिक में कौन कौन से आते हैं? टाट्राजिन और ब्रिलियंट ब्लू। या टाट्राजिन किसके अंदर रहता है? टाट्राजिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको देखने को मिलेगा, जो भी ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए काफी एलर्जी कोजिंग होता है। आगे देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एलर्जी कोज करते हैं सिंथेटिक में कौन? मेनली हमारा टाट्राजिन। और इंस्टेबिलिटी होती है नेचुरल्स की, यानी इनका कलर जल्दी फेड हो सकता है, ज्यादा हीट मिले या ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो उसके अंदर लॉन्ग टाइम के अंदर कलर फेड हो जाता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल नहीं होते। इसके बाद इसका एग्जांपल देखेंगे, जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है वो बेस्ट किस में काम करेगा? एसिडिक पीएच के अंदर सबसे बेस्ट काम करता है, इसकी ये रिक्वायरमेंट होती है। अगला है हमारा फ्लेवरिंग एजेंट, जो ड्रग को फ्लेवर देने का, टेस्ट देने का काम करते हैं ना। मास्क से अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑडर, जो ड्रग होता है उसका जो गंदा स्वाद होता है उसको छिपा लेते हैं और उसको बेटर टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, उसकी स्मेल को भी छिपा लेते हैं। कौन कौन से फ्लेवर होते हैं? चॉकलेट, मिंट, ऑरेंज और हमारे लेमन फ्लेवर्स। किस किस के अंदर यूज होते हैं? जो सिरप्स वगैरह बनते हैं, जो हमारे सस्पेंशन होते हैं उनके अंदर, स्पेशली पेडियाट्रिक। पेडियाट्रिक कौन से होते हैं? जो किड्स के लिए दवाई बनाई जाती है, जो छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती है, उसके अंदर टेस्ट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उन्हीं के अंदर इनका यूज किया जाता है। इसके बाद अगला था हमारा स्वीटनिंग एजेंट, जो हमारे ड्रग को स्वीट इफेक्ट प्रोवाइड करवाते हैं, उसको एक मिठास प्रदान करते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे प्रोवाइड स्वीटनेस, यानी हमारे ड्रग को स्वीट बना देते हैं। जो ड्रग होता है उसके बिटर टेस्ट को छिपाकर उसको स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं? दो होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल हमारे सुक्रोज, ग्लूकोज और मैनिटोल और फ्रक्टोज वगैरह भी है, जो हमने अर्लियर लेक्चर्स में पढ़े हैं। और आर्टिफिशियल हमारा सैकरिन, अस्पार्टेमे और हमारा सुक्रेलोज ये होते हैं। इसके अंदर हमने देखा था कि नेचुरल वाले हार्म नहीं करते हमारी बॉडी को और नेचुरल काफी अच्छे रहते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल होते हैं इनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। ये 100 टू 600 टाइम्स ज्यादा स्वीट होते हैं हमारे नेचुरल टाइप के स्वीटनिंग एजेंट्स के बजाय। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखेंगे नोट करने वाला क्या पॉइंट है? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज्ड इन डायबिटिक्स। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो डायबिटीज के अंदर ज्यादा यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो स्वीटनेस होती है वो कंट्रोल्ड मैनर में होती है। जैसे मान लो आप हमारे सुक्रेलोज का एक दाना लो और हमारे सुक्रोज के 600 दाने लो, तो ये दोनों लगभग बराबर है, तो इसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी इनटेक हो जाती है। इसके अंदर नॉर्मल एक कम क्वांटिटी के अंदर ये सेम स्वीट इफेक्ट मिल जाता है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल ये रहते हैं। इसके बाद देखेंगे आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। जो हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स होते हैं इनके अंदर क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? एक तो नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, टॉक्सिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन ना करे, और स्टेबल रहने चाहिए, सूटेबल होने चाहिए, अच्छा टेस्ट होना चाहिए इनका, और ड्रग के साथ कोई रिएक्शन ना करे, ये सब इनमें होना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं, अब है हमारे प्रिजर्वेटिव, जो टॉपिक चल रहा है करंटली। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं? ड्रग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं और माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। डेफिनेशन देखेंगे, सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इंक्रीज शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, ये किस तरह काम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया होता है उसकी सेल की मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, उस वो कौन करेगा? सबसे पहले हमारा बेंज एल्कोनियम क्लोराइड। ये जो प्रिजर्वेटिव होता है ये जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसको डैमेज करके अंदर घुस जाता है। इसके बाद क्या होता है? अगला स्टेप आती है हमारी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को खराब करते हैं। वो कौन करता है? हमारा अल्कोहल उसमें हेल्प करता है। इसके बाद जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही होती है बैक्टीरिया के अंदर, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, उसको रोकने का काम होता है, वो कौन करते हैं? हमारे पैराबीन्स होते हैं, वो ये काम करते हैं। इसके बाद ऑक्सीडेशन होती है ज्यादा से ज्यादा। मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो अनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो उनके लिए जो ऑक्सीडेशन करवाई जाती है और ऑक्सीडेशन से उनकी डेथ करवाई जाती है, तो उसमें कौन हेल्प करता है? हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसमें हेल्प करता है। और लास्ट आता है हमारा चीलेशन की प्रोसेस, जिसके अंदर बैक्टीरिया को मार दिया जाता है। उसके अंदर कौन हेल्प करेगा? हमारा ईडीटीए, है ना। ईडीटीए इसके अंदर काफी हेल्प करता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की पूरी प्रोसेस है। इसके बाद देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रिजर्वेटिव्स। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे प्रिजर्वेटिव्स के इफेक्टिवनेस को या अलग अलग चीजों को डिस्टर्ब करती है, उन सभी को भी देखते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन, यानी जो ड्रग है उसके अंदर हमारे प्रिजर्वेटिव का कितना अमाउंट लिया गया है उस पे भी उसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है। एक जो मीडियम जिसके अंदर यूज कर रहे हैं उसका क्या पीएच है, कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, और कितने अलग अलग तरीके के जो बैक्टीरिया वगैरह है, कितना उनका नंबर है, ये सब चीजें भी डिपेंड करती है।
क्या हमारा जो प्रिजर्वेटिव है वो ड्रग के साथ कंपेटेबल है या उसके साथ सूट हो पा रहा है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, तो ये चीजों का भी काफी फर्क पड़ता है। इसके बाद लास्ट है हमारा स्टोरेज कंडीशंस। स्टोरेज कंडीशंस कैसे, ड्रग को आपने बना लिया लेकिन उसको किस तरीके से आप स्टोर कर रहे हो ये भी मैटर करता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला पॉइंट है प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्ट। ये टेस्ट हमने पढ़ा था। इस टेस्ट से पता लगता है कि जो सब्सटेंस हम एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करने वाले हैं वो वाकई में प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करने के लायक है या नहीं है ना। टेस्ट टू चेक इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिजर्वेटिव, उसका असरदार देखते हैं कि वो असरदार है या इफेक्टिव है या नहीं है। किसी भी प्रिजर्वेटिव को चेक करते हैं, कैसे करते हैं, माइक्रोब्स डालते हैं, मतलब बैक्टीरिया को उस प्रिजर्वेटिव में डाल दिया जाता है। अगर वो बैक्टीरिया मर गए हैं, उनकी ग्रोथ रुक गई है, इसका मतलब प्रिजर्वेटिव इफेक्टिव है। अगर वो नहीं रुक रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, तो हमारा वो सब्सटेंस एज ए प्रिजर्वेटिव फेल हो जाता है, टेस्ट में फेल हो जाएगा, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके एग्जांपल्स एंड यूजेस देखेंगे। हमारा बेंजोइक क्लोराइड है, उसको आई ड्रॉप्स में यूज किया जाता है। अगला है हमारा पैराबेन्स, पैराबेन को सिरप्स और क्रीम्स में यूज किया जाता है। सोडियम बेंजोनेट को ओरल लिक्विड्स में यूज किया जाता है। और हमारा बेंजाइल अल्कोहल है, उसे इंजेक्शंस में यूज किया जाता है। ईडीटीए को आई ड्रॉप्स में यूज किया जाता है। ये पूरी टेबुलर फॉर्म में अच्छे से हमने पहले भी समझ लिया है, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, एग्जाम्पल वगैरह डायरेक्ट लिख सकते हो। आगे देखेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए एट लो डोज, यानी उसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए, स्टेबल भी रहना चाहिए और हमारे ड्रग के साथ सुटेबल रहे, और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहना चाहिए, ज्यादा महंगा ना पड़े, है ना। इसके बाद इसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि किन किन चीजों में ये यूज होता है। ओरल के अंदर हमारे सिरप्स वगैरह में यूज होता है, और जो पेरेंटरल होते हैं उनके अंदर इंजेक्शंस में यूज होगा, ऑप्थेल्मिक में हमारे आई ड्रॉप्स के अंदर यूज होगा, और जो हमारे टॉपिकल या बाहरी जो हम लगाकर यूज करते हैं वो हमारे क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स में यूज होगा। ये सारी चीजें हमने पढ़ी है ना। और इसी के साथ हमारे कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, और साथ ही साथ जो नोट्स वगैरह है वो आपको ऐप पर मिलेंगे, तो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहाँ काफी कोर्सेज और नोट्स वगैरह अफोर्डेबल प्राइसेस में मिलेंगे, उन्हें भी जरूर से जाके चेक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप स्टडिंग, बाय।